अब हम बढ़ गए एक और स्टेप, ये स्टेप 3, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या है ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स रहते हैं। जैसे हमने 5-6 चैप्टर्स को कंबाइन किया है, चैप्टर 12, 13, 14, 15 एंड 16, 5 चैप्टर्स है ना। इन 5 चैप्टर्स को हमने कंबाइन करके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके एक स्टेप बना के रखा है अपना। तो देखते हैं इनमें है क्या क्या चीजें, राइट। सो वी हैव इन्वेस्टमेंट्स, राइट। व्हाट इज इट्स वैल्यू? सबसे पहले तो चैप्टर 12 आता है हमारा, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, है ना। तो एंड एज द नेम सजेस्ट, हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट का। व्हाट इज इट्स वैल्यू? जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे एसेट्स की वैल्यू क्या है। तो वो एसेट्स का जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसको कैलकुलेट करने के ये 4-5 टेक्निक्स है। मार्केट वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, स्टोकेस्टिक कैलकुलेशंस एंड बुक वैल्यू, 4-5 मेथड पढ़ते हैं मोस्टली, एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं मेथड्स के आसपास घूमते रहता है ना। सो ये हो गया चैप्टर 12। अब चैप्टर 13 एंड 14 जो है आपका, बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न्स हुआ एंड चूजिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, कि मैं सही से अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे चूज करूंगा। मतलब जब एक कंपनी इन्वेस्ट करने जाती है तो उसके पास मार्केट में 5-7, सो मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती है। अब वो कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज करेगा, वो चीज हम इस चैप्टर से सीखते हैं कि कैसे उसको डिटरमाइन करना चाहिए, विच इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी शुड आई चूज, है ना। कि इतने सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में से मैं कौन सा चूज करूं भाई बताना जरा मेरे को। तो ये हो गया। एज वेल एज हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एसेट से जो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स आ रहे हैं, उन सबका रिलेशन क्या है, ये हम देखते हैं। तो अगेन इस चैप्टर में ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आप कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज करोगे, वो आप फैक्टर्स को कंसिडर करते हो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना। आपका ऑब्जेक्टिव जनरली वही रहता है कि मैं अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मैच करने का कोशिश करूंगा। एंड कैसे मैच करूंगा? अपने नेचर, टर्म, करेंसी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द लाइबिलिटीज पे एसेट्स को मैच करूंगा। अगेन ओवरवेल मत होना, अगर चैप्टर नहीं किए हो तो आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। बस समझ जाओ कि विच इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज करूं, उसके लिए यही कुछ क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं कि मैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मैच करना चाहता हूं, तो मेरी लाइबिलिटी का नेचर कैसा है, उस हिसाब से मैं अपना एसेट्स का बकेट चूज करूंगा और उस हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चलेगा। मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, मुझे कितने रिटर्न्स चाहिए, एंड मेरे पास क्या अदर एनवायरमेंट में कंस्ट्रेंट्स है, रेगुलेटरी हो गए, टैक्स हो गए, डाइवर्सिफिकेशन हो गए। ठीक है, फिर आते हैं हम चैप्टर 15 में, दैट इज एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। कि आपने लेट से कोई एक स्ट्रेटेजी चूज कर लिया होगा, तो उसके बाद अब देखते हैं कि या ऐसे ये जो है ना, स्ट्रेटेजी चूज करते समय ये चीज हेल्प आता है कि एसेट एंड लाइबिलिटी को आपको मैच करने का मन है कि नहीं। शुड आई मैच और कीप माई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अनमैच्ड, है ना। मैच का मतलब क्या हुआ कि लाइबिलिटीज का जो नेचर रहेगा, आप उसी नेचर के हिसाब से ही एसेट चूज करोगे। अगर आपकी लाइबिलिटीज कोई इंडेक्स लिंक्ड है, तो आप ट्राई करोगे कि आप इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड्स ही पकड़ो। हो सकता है आपको नॉमिनल बॉन्ड्स में और अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होंगे, या आपको हो सकता है कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में और अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको कोई इंडेक्स लिंक्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं है, आपको गवर्नमेंट बॉन्ड ही लेना पड़ेगा इंडेक्स लिंक्ड के लिए। लेट से ऐसा कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, तो आपका जो लाइबिलिटी है वो इंडेक्स लिंक्ड है, तो आप चाहते हुए भी कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं ले रहे हो। टू मैच यू आर टेकिंग एन इंडेक्स लिंक्ड गवर्नमेंट बॉन्ड, ताकि आपका लाइबिलिटीज एंड आपका एसेट्स मैचिंग रहे। तो वही डिसीजन यहां पे लेते हैं कि मुझे मैच करना है कि मैं ज्यादा रिटर्न, ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न पाने के लिए थोड़ा अनमैच करूंगा। अब अगर अनमैच करोगे तो मुझे कुछ ना कुछ एडिशनल कैपिटल होल्ड करना पड़ेगा उधर पे, इफ आई ट्राई टू अनमैच और कीप माई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मिसमैच्ड। ठीक है, एंड उसके बाद फिर आता है हमारा, सॉरी ये चैप्टर 16 होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे मत करो यार, गलती सबसे होती है। ये चैप्टर 15 में चैप्टर 16 होना चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, है ना। सो मैनेज चोजन स्ट्रैटेजी। अब मैंने कोई स्ट्रैटेजी चूज कर लिया, अब मैं उसको मैनेज कैसे करूंगा, लॉन्ग टर्म में मैं उसके रिटर्न्स कैसे देखूंगा कि मुझे उस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न्स मिल रहा है। तो इसके अगेन दो मेथड्स होते हैं, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सब मेथड्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 16 में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैं मैनेज कैसे करने वाला हूँ। तो दो दो स्ट्रैटेजीज होते हैं, जैसे एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है, पैसिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है, इनके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि मैंने जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज की है, उसमें मैं रिस्क को कैसे इवेल्युएट करूंगा।
मैं रिस्क को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ उस स्ट्रैटेजी के अंदर में, कि उस स्ट्रैटेजी में मैंने ड्यूरेशन को सही से देखा है कि नहीं, लाइबिलिटी के साथ काउंटर पार्टी रिस्क को अकाउंट फॉर किया है कि नहीं, स्ट्रैटेजिक रिस्क को देखा है कि नहीं, मैंने कुछ है ना एरर ट्रैकिंग मेथड्स होते हैं, तो रिस्क ट्रैकिंग मेथड्स होते हैं, तो उन रिस्क ट्रैकिंग मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, तो ले दे के हमारा यही जो है स्टेप 3 में, सोचो कितना सिंपल सा स्टेप 3 है। बस हमें पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट्स का A to Z समझ में आ जाता है कि मैं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, मैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को कैसे चूज करूंगा, कौन सा स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को एक जैसा मैच करके रखना चाहता हूं कि मिसमैच होकर मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो मुझे एडिशनल कैपिटल भी रखना पड़ेगा, एंड मैं अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कैसे करूंगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट कौन सा चूज करूं, मेरे पास 100 मिलियन है, मैं वो 100 मिलियन कौन से स्ट्रैटेजी में लगाऊं, मैं जो अगर लगा दिया मैं उसको मैनेज कैसे करूंगा, फिर मैं जो लगा रहा हूं वो मैं क्या लाइबिलिटीज से एग्जैक्ट मैच करके लगाना चाहता हूं, एंड प्लस मैं उसकी वैल्यू कैसे थोड़े थोड़े दिनों में असर्टेन करते जाऊंगा, वैल्यूएशन कैसे करते जाऊंगा उसका। तो यही चीज रहता है इन्वेस्टमेंट में, है ना। तो एक बर्ड्स आई व्यू या एक ओवरऑल पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले, कि हम ये कर क्यों रहे। तो अब आपको समझ में आ गया कि चैप्टर 12 जो ऐसा है, 13 14 ये है, 15 ये है, 16 में मोटा मोटी यही है। तो इन्वेस्टमेंट्स में हमें ले दे के यही सारी चीजें पे हम पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं आगे 5 चैप्टर्स में। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, वीडियोस के अंदर में ना हो सकता है कभी कभी ना आप खो जाओ कि ये तो पता नहीं, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक लग रहा है मुझे एकदम, ये कहां से मैं लिंक करूं। आप लिंक ही नहीं कर पाओगे कितने बार कुछ कुछ टॉपिक्स, सो दिट इज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। ऐसा बहुत बार होता है, पुराने सब्जेक्ट्स में भी होता था, मुझे याद है CM1 और ये सारी चीजों में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ चीज हमें स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा दिया एंड कुछ जाके कोर रीडिंग में बहुत ही आगे आता है, बहुत ही लेटर के चैप्टर्स में आता है, या अलग अलग चीजों में, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में तो सब कुछ ही इंटरलिंक रहता है ना, कि जब तक आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा, इंक्रीमेंटली नॉलेज ही बिल्ड नहीं होगा, और कहा 2-3 चैप्टर का चीज जो है आपको लास्ट में जाके 18-19 चैप्टर में भी काम आते रहता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि आपको इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ओवरऑल पिक्चर जब क्लियर रहता है ना कहीं ना कहीं उस इंडिपेंडेंट टॉपिक को फिट कर पाओगे, है ना। सो दिस इज वन थिंग, एंड कभी भी ओवरवेलम मत होना, मतलब एग्जाम में कोई एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट टॉपिक से क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, वो जनरली आपका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। IFOA में ये भी लिखते ही है वो लोग कि हमें एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपसे, कि व्हाट इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बस ये नहीं है कि बुक से सिंपल सिंपल छाप के लिख दिया आंसर ऐसे का ऐसे, नहीं, वो नहीं, उन्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही बिल्ड होता है जब आप ओवरऑल पिक्चर समझते हो एंड आप इंडिविजुअल चीजों को फिर रिलेट करने का कोशिश करते हो। एंड बार बार बोला गया है कि ऑलवेज रिलाई, व्हेन यू रीड करके खुद को समझाने का कोशिश करो, एंड तब वो चीज समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो देख के समझ में नहीं आता है चीज। मतलब मुझे तो कभी ऐसे में कितना भी अलग अलग कोर्सेज का वीडियो ले लिया, कितने बार भी देख लिया वीडियो को, लेकिन जब तक मैं खुद से अपने नोट्स नहीं बनाता हूँ, जब तक मैं खुद से समझ के एक्सप्लेन करने का कोशिश नहीं करता हूँ अपने आप को, तब तक जो है मुझे एकदम क्लियर नहीं रहता है, और वो बहुत टाइम के लिए दिमाग में स्टोर नहीं रहता है। वो दिमाग में तभी स्टोर रहता है आपके लिए टाइम पे जब आप उसको अच्छे से क्लियर से समझने का कोशिश करते हो, एंड बेस्ट तरीके से आप तभी समझ सकते हो जब आप खुद को समझाओगे, है ना। तो ये आप चैप्टर्स गो थ्रू करोगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि चलो इस चैप्टर के अंदर में यही बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। फिर आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि अपना नोट्स बनाते हैं, करो जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, उसको चेंज मत करो, उस मेथड को रखो, बट ऐसा फॉलो करो कि वीडियो देख लिए फिर चैप्टर पूरा थरोली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एंड ऐसे मत करना कि सिर्फ को रीडिंग पढ़ते हैं। मैंने ये सुना है कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ को रीडिंग पढ़ लो, एक्टेड का मटेरियल एकदम ही मत पढ़ो, ऐसे ही है। लेकिन ऐसा मत करना। मैंने तो हमेशा देखा है कि एक्टेड के मटेरियल में इतना इंसाइटफुल नॉलेज रहता है ना, जो आपको कितने बार मिसिंग रहता है। मतलब अगर आप वो चीज पढ़ोगे नहीं ना तो इनकम्प्लीट लगेगा हमेशा। एंड वो इंसाइटफुल नॉलेज पढ़ोगे ना तो और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो जरूर से पूरा चैप्टर आराम से पढ़ना, टाइम लगाना, तो ऐसा टाइम लो। हमने जैसे भी आपका स्टडी प्लान हम लोगों ने दोनों ने मिलके आपस में जैसे भी बनाया है उसी को फॉलो करो, ट्राई करो। एंड कभी लैग होता है कुछ चैप्टर में, किसी चैप्टर में हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा, किसी में कम टाइम लग रहा, सो इट इज फाइन। एकदम ऐसे वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। अपने पेस के हिसाब से करो, लेकिन इतना भी धीरे मत चलने लगना कि बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाओ, है ना। सो ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर्स, एंड वही है, जितना ज्यादा खुद से समझने का कोशिश करोगे उतना इंटरेस्ट बिल्ड होगा, एंड उतना आपके लिए बेटर होगा कि वो लॉन्ग टर्म में आपके पास रजिस्टर्ड रहेगा।
जब वर्क में आते हो ना तो कभी कोई फटाक से पूछता है ना, लेकिन वर्क में ऐसे कोई नहीं करता कि अरे ये चीज तो तुम्हें पता रहना चाहिए था क्योंकि तुमने ये वाला पेपर दिया हुआ है तो तुम्हें ये चीज पता नहीं है। हमेशा सब लोग यही बोलते हैं कि हमने इस पेपर में पढ़ा था तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, जाके रेफर भी कर लेना एक बार फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर क्लैरिटी। ऐसे कोई नहीं कहता कि ये पेपर तुम्हारा क्लियर है, चलो बताओ बताओ क्या पढ़ा था इसमें। वो चीज नहीं होता है। हमेशा वही रहता है कि चलो तुमने ऐसा कुछ तो पढ़ा होगा, अगर तुम कुछ भी पढ़ोगे ना तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि हाँ इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो बहुत कुछ पढ़ा था CP1 में कि इन्वेस्टमेंट मैनेज भी कैसे करते हैं, मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है कर लूंगा, कैसे सिलेक्ट करूं दो तीन स्ट्रेटेजी के बीच में, चलो ठीक है ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं, मैच करूं या मिसमैच करूं, प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं, एंड फिर मैं रिटर्न कैसे कैलकुलेट करूं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से। ये बेसिक क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है। सो दिस इज प्रिटी मच। अगेन ये वीडियो आपको दो बार देखना है, आई थिंक आपका मन करेगा ही कि पहले एक बार इंडिविजुअल चैप्टर्स भी देख ले एंड फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कंफ्यूज कर दोगे। मैं ट्राई करूंगा आपको कंफ्यूज कर दूं इंडिविजुअल चैप्टर्स में, कि आप फिर से आके ये वीडियो देखो। ठीक है। ओके। चलो, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। सो आपके लिए अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपके लिए चैप्टर 12 विल बी द नेक्स्ट वीडियो, एंड लेट्स से अगर आप एंड करके सेकंड टाइम देख रहे हो इस वीडियो को तो आपके लिए चैप्टर 17 विल बी द नेक्स्ट वीडियो, आवर स्टेप 4। ओके। चलो, थैंक यू, बाय बाय।